जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा जो सेकेंड एडिशन का बिहार पुलिस के लिए बुक निकाला गया है। इसमें टोटल 63 सेट दिया हुआ है। वर्ष 2010 से लेकर 2024 तक का जितना एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा का हल प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे यह सेट नंबर 3 है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 7/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका है। यहाँ पे 21,391 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। तो वस्तु का संवेग दुगना हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसका सोल्यूशन दिया हुआ, वस्तु का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ 4 दिया हुआ और वेग जो है वो आधा है, तो आधा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो दूना का 4 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 MV आ जाएगा, मतलब संवेग दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। इसमें से राज्यसभा, राजा के लिए सभा, ये गलत है। बाकी इसमें से गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होगा। और सेना नायक, सेना का नायक, ये सभी समास विग्रह सही है। ये नंबर गलत है, तो गलत कोई चुनना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। राज्यसभा का समास विग्रह होगा राजा की सभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ पे कोशिका में यहाँ पे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। तो J.E. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया था। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। डुजार्डिन ने जीव द्रव की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव नाम दिया। 1855 ईस्वी में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा F7 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का वर्तनी और व्याकरण की जांच, मतलब ग्रामर की जांच करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है। F2 का प्रयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। F3 कुंजी का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप का एप्लीकेशन खोजने के लिए मदद करता है। F4 Alt+F4 सक्रिय विंडो को बंद करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। साकले ने किया था। इसके अलावे उनके सहयोगी जॉन वर्डिन एवं वाल्टर व्रेटन थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे यंत्र दिया हुआ है और आविष्कारक दिया हुआ है। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किए थे एफ लैंचेस्टर किए थे। और जगह सेफ्टी पिन का आविष्कार वाल्टर हंट ने किए थे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रो मेरी एम्पियर ने किया था। लिफ्ट मतलब यांत्रिक का आविष्कार किया था लिसा ओटिस ने। स्कूटर का आविष्कार जी वाडसा ने। और बाईसाइकिल का आविष्कार कै मैकलिन ने किया था। यहाँ पे कताई मशीन का आविष्कार सेम्यूलर और जगह कैम्पटन्स ने किया था। आगे देखते हैं, डायनमो के आविष्कारक हैं माइकल फराडे। और जगह लाउड स्पीकर का आविष्कारक होरेंस शॉर्ट। और जगह टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे दिया 1857 के विद्रोह के नेता और केंद्र दिया हुआ है। यहाँ पे कानपुर से जो नेतृत्व किए थे वो नाना साहब ने किए थे। और जगह रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और बहादुर शाह जफर दिल्ली से। और हो जाएगा यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा फैजाबाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 किधर 1 2 और होगा जाएगा यहाँ पे 4 3 होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता, यहाँ पे दमनकर्ता हो जाएगा। और हो जाएगा दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और जगह निकलसन मारा गया था दिल्ली में। एवं हडसन जो था वो दिल्ली के 1857 के क्रांति को दबा दिया था। कानपुर से नेतृत्व किए थे नाना साहब। और हो जाएगा यहाँ पे तात्या तोपे। और यहाँ पे कैंपबेल जो था वो वहाँ के दमन को दबा दिया था युद्ध का। लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल। हेनरी लॉरेंस मारा गया था लखनऊ में। एवं कैंपबेल आके यहाँ के विद्रोह को दबा दिया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह को। और ह्यूसन था जो वो 1857 के विद्रोह को झांसी के क्षेत्र में दबा दिया था। और इलाहाबाद से लियाकत अली हो जाएंगे। यहाँ पे कर्नल नील किया था, दमन किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह हो जाएंगे। और विलियम टेलर एवं बेसेंट आयर। बरेली से हो जाएगा खान बहादुर खान नेतृत्व किए थे, कैंपबेल ने दबा दिया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील ने यहाँ के नेतृत्व को दबा दिया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने यहाँ से नेतृत्व किया था। और यहाँ पे जनरल रेनर ने यहाँ से का विद्रोह को दबा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान विरोधी के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किए थे यहाँ पे हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन हो जाएगा आंसर। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% वृद्धि कर दी, जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के फलस्वरूप बूमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा मामलों का जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 4 आय समूहों में विभाजित किया गया है। निम्न आय हो जाएगा, निम्न मध्यम आय हो जाएगा, उच्च मध्यम आय हो जाएगा और उच्च आय में हो जाएगा। विश्व बैंक का स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और सदस्य देश हैं इसका टोटल 189 देश इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे वेबर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया, वेबर, मसान और पेंडा कहा जाता है। अन्य झूम खेती के प्रकार संबंधित राज्य या क्षेत्र या देश। यहाँ पे झूम जो कहा जाता है खेती के प्रकार जो है वो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में होता है। और बेवर दहिया जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। और उस जगह यहाँ पे पोडू और पेंडा जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है। कुमारी होता है पश्चिमी घाट भारत में। और जगह कोमान और जगह पामाडावी जो है वो उड़ीसा में होता है। और जगह बलरे या वाल्टरे जो होता है दक्षिण पूर्व राजस्थान में होता है ये सब खेती। आगे है खील जो होता है वो हिमालयन क्षेत्र में होता है। और कुरावा जो है झारखंड में होता है। पामलू होता है मणिपुर में। और दीपा होता है छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। और जगह काइगिन जो है फिलीपींस में होता है। और जगह मिल्पा खेती जो है वो होता है मैक्सिको या मध्य अमेरिका में होता है। और जगह कोनकू जो है वो वेनेजुएला में होता है। और रोका ब्राज़ील में होता है खेती। और जगह लदांग जो है इंडोनेशिया एवं मलेशिया में होता है। और रे जो है वियतनाम में होता है। और होता है तैगन जो है म्यांमार में होता है। और चेना है श्रीलंका में होता है। अगला क्वेश्चन, नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है यह नेवेली जो है वो स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ट्रिशियरी यूगिन कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र मुकाम असम, नेवेली तमिलनाडु एवं पलना राजस्थान है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मन्नार में होने का अनुमान लगाया जाता है। प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र एवं संबंधित राज्य यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है इसमें होता है रानीगंज कोयला क्षेत्र है। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह और जगह क्या यहाँ पे कटा हुआ रामगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा और जगह ताता पानी राम कोला। और उड़ीसा में है तलचर है। और यहाँ पे तेलंगाना में है सिंगरेनी है। और जगह मध्य प्रदेश में सिगरौली कोयला क्षेत्र है। देश में प्राचीन काल में गोंडवाना शैलों में कुल कोयला तृतीय या ट्रिशियरी यूगिन चट्टानों में मिलता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हुआ था 1985 में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। गंगा एक्शन प्लान यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को पूरी तरह से लागू हुआ। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्तता एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत ने
2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प हेतु प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, काटे होक्स और चूसक मतलब सकर्स किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? ते हैं प्लेटी जीवों का ये सब विशेष गुण है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। प्लेटी से शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गिगेनावार ने 1899 ईस्वी में किया था। प्लेटी शब्द का अर्थ होता है चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इसमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस संघ के जीवों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होती है, जैसे कि प्लेनेरिया। यह जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे मतलब हुक्स और चूसक सकर्स पाए जाते हैं। इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है तथा शरीर के अंदर के अंशों के बीच की जगह पैरेन्काइमा से भरी रहती है। ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना होता है। इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है, मतलब इंटरनल निषेचन हुआ करता है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया हो जाएगा, फैसियोला हो जाएगा, टिनिया हो जाएगा, सिस्टोमा आदि। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के जिले में स्थित है? तो ये है भागलपुर जिला में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यह अभयारण्य भागलपुर जिला में के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 घोषित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। कृष्णा नदी जल विवाद बांध संबंधित है। ये जो संबंधित है वो है श्री सैलम से बांध से संबंधित है। ऑप्शन डी है आंसर। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे अव्यय शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने की क्रिया देने के लिए यहाँ पे किया दुआ लिया है, देने के लिए किया जाता है, ये होना चाहिए कहलाते हैं। ये कहलाते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो ये कहलाता है निपान कहलाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा आंसर निपान। यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में अधिकांशतः निपान इस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। रमेश ने ही मुझे मारा, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। ये रमेश ने मुझे ही मारा अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया एक ही चीज़। यहाँ पे स्वागत का संधि विच्छेद, यहाँ पे इधर हिंदी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। देवालय का बराबर हो जाएगा देवालय हो जाएगा। जगत प्लस नाथ हो जाएगा जगन्नाथ हो जाएगा। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षार्थी बराबर हो जाएगा परीक्षा प्लस आर्थी हो जाएगा। वागीश बराबर हो जाएगा वाक्य प्लस ईश हो जाएगा। अंतःकरण बराबर हो जाएगा अंतः प्लस करण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। राष्ट्रीय वन नीति 1952
के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 33% वन को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का 25.17% है। 21.76% वन आवरण, 3.41% वृक्षावरण है। 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है इधर, तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान 40, तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक हो जाएगा आर्गन, AR हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इस इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है, इसे Z से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या Z बराबर हो जाएगा नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या, P बराबर हो जाएगा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, E हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Z बराबर P बराबर E हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल द्रव्यमान संख्या होता है। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अतः द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N, न्यूक्लियॉन की कुल संख्या, या A बराबर हो जाएगा N प्लस P हो जाएगा। परमाणविक प्रतीक का निरूपण यहाँ पे हो जाएगा X बराबर उदासीन परमाणु का प्रतीक है। ये जो है द्रव्यमान संख्या हो जाएगा मास नंबर, और Z परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। संघ आर्थ्रोपोडा पहले एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम से एक ही समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में 1845 में KT वॉन सीवोल्ट ने एनिलिडा को इस समूह से अलग कर उन्हें वर्म्स नाम दिया और शेष जंतुओं को आर्थ्रोपोडा नाम से एक समूह में रखा। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा जलीय जीवों में कलोमा द्वारा, स्थलचर प्राणियों में श्वसन नलियों या फुफ्फुसों द्वारा होती है। ऊर्जन क्रिया मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होती है। इस संघ के जंतु सामान्यतः एकलिंगी होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा का है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रक्तवाहिकाएं अनुपस्थित होती है इसमें। इसका शरीर द्विपसर्व सममिति खंड युक्त त्रिस्तरीय होता है। इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित केंद्रिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इस अभिक्रिया में साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण यहाँ पे दिया, CH4 + Cl2 हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, CH3Cl + HCl देगा। अगला क्वेश्चन अपमार्जक है। अपमार्जक जो है एक हो जाएगा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले हो जाएगा सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम
आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अतः ये कठोर जल में प्रभावी बनते रहते हैं। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। साबुन का निर्माण जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से किया जाता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता और सफाई में भी कठिनाई होती है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। जल की अस्थायी कठोरता उनमें कैल्शियम Ca या मैग्नीशियम Mg के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता इनमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। परम्यूटेट विधि है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर कर ली जाती है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना कि जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में इसको सजाना सेंधा नमक का होगा, उसके बाद होगा बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा होगा, बुझा हुआ चूना होगा। सेंधा नमक का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। यहाँ पे बेकिंग सोडा का पीएच मान हो जाएगा 8.1 हो जाएगा। धोवन सोडा का पीएच मान हो जाएगा 11 पीएच मान होता है। बुझा हुआ चूना का पीएच मान 12.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? तो ये करता है, एक वस्तु समान अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग या अचर वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या अस्थिर वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा। करते हैं, अम्ल जो है नीले रेडियस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम अंक अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। 7 से यहाँ पे जितने कम अंक होंगे वे उतने ही प्रबल अम्ल होंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखते हैं। अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है? यहाँ पे एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है सिरका में, और जब फार्मिक अम्ल चींटी का डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, अन्य सिट्रिक फलों में पाया जाता है। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है पालक टमाटर में हो जाता है। टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली अंगूर कच्चे आम में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है यहाँ पे सोडा वाटर वे अन्य पेय में पाया जाता है। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में पाया जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सोना है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को आघातवर्धीनता कहते हैं। आघातवर्धीनता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी यहाँ पे खाली स्थान कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में कार्बन श्रृंखला होती है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है, और यहाँ पे जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वही जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल ये सही है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। एक गलत है, केवल 1 नंबर सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूर की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस से संयुक्त उद्यम है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह 2.8 मैक ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
निर्भय मिसाइल एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 12 मार्च 2023 को किया गया। अगला क्वेश्चन, निसार क्या है? निसार जो है इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 2 नामक प्रक्षेपण से जोड़ा गया। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र और समुद्र का अवलोकन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? तो 23 अगस्त को। ऑप्शन बी आंसर हो। 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया? तो बिहार का दौरा किया था अमेरिका की टीम ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अमेरिका की टीम ने। बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में अमेरिका की टीम ने बिहार का दौरा किया। अमेरिका के द्वारा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की सराहना की गई। अगला क्वेश्चन, 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई? तय हुआ था ग्रेट काजीरंगा में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ वन्य जीव प्रभाग यहाँ पे काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और TSA फाउंडेशन इंडिया द्वारा 16 से 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबे हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान पाँच प्रजातियों के 900 से अधिक मीठे पानी के कछुए और एक मादा घड़ियाल पाए गए। यह अध्ययन सुष्मिता अकर और मोनालिसा वशिष्ठा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। यह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BPL ने 2022 में एक अनुसंधान पर हस्ताक्षर किए हैं और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया गया? तो दिया गया था फिलीपींस को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा फिलीपींस। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस ने इसे चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खरीदा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्पैट्रिल द्वीप को लेकर विवाद चलता रहता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी? तो मिला था सुल्तानगंज से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। वाका के सांसद गिरधारी यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को विदेश से भारत लाने की मांग की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो है 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर था 61.80% और जगह पुरुष साक्षरता दर था 71.2% और जगह महिला साक्षरता दर 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला था रोहतास था, जो 73.37% था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास था 82.88%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला था पूर्णिया और जगह 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास था यहाँ पे 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा था 41.48%। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? इसमें तराई क्षेत्र जो है तटीय मैदान का भाग नहीं। ऑप्शन डी है आंसर। शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अवांछित रूप से भावर प्रदेश का विस्तार है। इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें बहुत अधिक संरंगता होती है, जिसके कारण नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती हैं।
भावर प्रदेश के दक्षिण भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी को तराई प्रदेश कहा जाता है। भावर प्रदेश की लुप्त हुई नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है एवं यहाँ जैव विविधता का विशाल भंडार है। यहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, पेरियार बाघ रिजर्व भारत के यहाँ पे खाली स्थान में स्थित है। तो ये स्थित है पेरियार बाघ रिजर्व जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुछ अन्य बाघ रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बांदीपुर बाघ रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। भद्रा जो है वो भी कर्नाटक में हो जाएगा। नागर होल हो जाएगा। दंदेली अंशी हो जाएगा। वलीगिरी रंगनाथ ये सभी कर्नाटक में है। अगला जो है कालकक्कड़ मुंडन थुराई जो है तमिलनाडु में। अन्ना मलाई जो है ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा। और जगह सत्यमंगलम हो जाएगा। श्री विल्लीपुथुर मेगा मल्लाई ये सभी तमिलनाडु में हो जाएगा। मेलघाट पेंच हो जाएगा। ताडोबा अंधारी और सह्याद्री हो जाएगा। नेवेगाम नागजीरा हो जाएगा। बोर ये सभी महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो ये जो है वर्ड प्रेस नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। गूगल टॉक को जी टॉक कहा जाता है। इसका उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के पास नाम एवं पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसका उपयोग करने हेतु 900 के एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। गूगल हैंगआउट्स के जरिए कॉल, वीडियो कॉल एवं मैसेज किया जाता है। गूगल हैंगआउट्स फॉर एयर के जरिए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार बीमारी का रोगाणु है। तो कालाजार जो है वो होता है लिस्मेनिया के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग अस्थिमज्जा होता है। इस रोग के वाहक वालू मक्खी है। परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला अन्य रोग यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और पायरिया जो होता है एंटी अमीबा होता है जिंजीवेलिस के कारण होता है। और होता है सोने की बीमारी जो है होता है ट्रिपेनेसोमा होता है गेवेनियस के कारण होता है। पेचिस रोग होता है वह होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समसूत्री विभाजन मदद करता है। समसूत्री विभाजन जो है मदद करता है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जाता है। होता है अंतरा अवस्था मतलब कि इंटरफेज हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज, टेलोफेज हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पाश्च व्यवस्था सबसे छोटी होती है। वह केवल 2 से 3 मीटर में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो ये जो है वो परमाणु के नाभिक के खोज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। होता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार करवाया। इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पानी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है। इसमें से जो हो जाएगा पटचित्र बिहार का नहीं शिल्प यह हो जाएगा हस्तशिल्प। इन चित्रों में कपड़ा पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प कलाएँ यहाँ पे दिया हुआ। खटवा कला जो है वो खटवा एक प्रकार की एप्लिक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार में हुई थी। इसका उपयोग डिजाइनर
टेंट हो जाएगा, छतरियाँ और समियाना बनाने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से राजघरानों और कुलीन लोगों के लिए भव्य तंबू और छतरियाँ बनाने के लिए खटवा का प्रयोग किया जाता था। सुजानी कढ़ाई बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजानी कढ़ाई की GI टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारणतः कपड़े के छोटे पैच पर कढ़ाई कर के कपड़ा तैयार करती थी, लेकिन अब यह कढ़ाई कला जिले की 600 महिलाओं के लिए आजीविका के और आत्मनिर्भरता का जरिया है। मधुबनी चित्रकला, इस मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। इस कला का आरंभ 1960 में मधुबनी जिले के एक साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी के साथ हुआ था, जिन्होंने रंगीन चित्रकला का परिचय दिया। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान है। इस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार बोवा देवी, दुलारी देवी आदि हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन को भी हम छोड़ देंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन को अलग से देखना होगा। यहाँ पे देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ और गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास का स्वर्गीय युग कहा जाता है, तो कहा जाता है गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। गुप्त काल एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं चित्रकला को साथ साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं निम्न है। प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, किरसान आदि पूर्वकालीन नगनता का लोप, धर्म कला के अनुगामी के रूप में हो जाएगा, पाषाण का अत्यधिक प्रयोग, साथ ही ईंटों का प्रारंभ, देवगढ़ का देशावतार मंदिर, वैष्णव मंदिर, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का स्तंभ संभवतः पहला उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है किसी देश की कार्यशील जनसंख्या। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन को जन शक्ति, श्रम शक्ति या क्रमिक भी कहा जाता है। मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या में मौजूद योग्यता, क्षमता, कौशल और ज्ञान को कहा जाता है। मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है, तो बनाता है यहाँ पे श्रेष्ठ पुस्तकें। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे, तो कहे थे पुस्तकों में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है, तो सारनाथ नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बौद्ध सर्किट परियोजना शुरू किया गया, जिसमें देश भर में भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़ी सभी जगहों को जोड़ते हुए सड़कों के आपस में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे बौद्ध सर्किट में शामिल स्थल है निम्न है। बोधगया बिहार, राजगीर बिहार, वैशाली बिहार हो जाएगा, कहलगांव बिहार हो जाएगा, पटना बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पिपरहवा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश हो जाएगा, साकीसा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 से 28 में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
का प्रावधान किया गया। जहाँ सदन की संख्या 40-40 है वहाँ अधिकतम 12 होंगे। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सरदार स्वामी समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के तहत रखा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कुल मूल कर्तव्यों की सूची में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण से टिका हुआ। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह अपने वायुमंडल को पकड़ कर रखा है तथा उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणुओं में द्रव्यमान होता है तथा इन परमाणुओं और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का संचार नहीं हो सकता, ध्वनि का संचार निर्वात में नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे के बाद गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यहाँ पे दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है। यह अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें इसका डायरेक्ट व्याख्या देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। यदि गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। v बराबर ई प्लस एट्टी हो जाएगा, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ यू वस्तु का प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ए त्वरण हो जाएगा, s बराबर t समय में तय की गई दूरी हो जाएगा और v बराबर हो जाएगा वस्तु का अंतिम वेग। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन हैं, FOSS फोर्स का उपयोग कंप्यूटर क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F किसका संक्षिप्त रूप है? तो F जो संक्षिप्त रूप है वो है फ्री का। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। FOSS का पूर्ण रूप होता है, मतलब फुल फॉर्म फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। फोर्स का सॉफ्टवेयर है फोर्स वह सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त में उपलब्ध है और उपयोगकर्ताओं को इसे चलाने, संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। मुक्त शब्द का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और ओपन सोर्स का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% क्षेत्र बिहार का विस्तार है। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर,
बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यह कांवर झील है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विसमर्पण प्रवाह के कारण निर्मित हुई है। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल क्रमशः कांवर झील, नागी पक्षी अभयारण्य और नक्कटी पक्षी अभयारण्य है। रामसर एक ईरानी शहर है जहां 1971 में आर्द्र भूमि और उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था अगस्त 2011 में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यह कानून बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ज़मीनी जायदाद के दस्तावेज दिए जाने के अलावा आवास, चरित्र और यहाँ पे अकादमी आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दंडनीय होंगे। बिहार संबंधित अन्य अधिनियम। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में आया था। बिहार मद्य निषेध शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। भारतीय सरकार की तरफ से यहाँ पे खाली करेंसी नोट जारी करता है तो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत RBI करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है जिसे 1957 को में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्य यहाँ पे व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करना। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण बिना RBI की अनुमति के नहीं कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिलता है? तो यहाँ पे श्रमिकों को। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना है। अर्थात इसका व्यापक अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिस को अपना रहा है? टैक्टिस को अपना रहा है तो हो जाएगा यहाँ पे चीन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ग्रे जोन वारफेयर रणनीति बलपूर्वक से की जाने वाली कार्रवाई या जो सशस्त्र संघर्ष से दूर होती है लेकिन सामान्य कूटनीतिक, आर्थिक और अन्य गतिविधियों से परे है, को व्यापक रूप से चीन की घरेलू आर्थिक विदेश नीति और सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में। अगला क्वेश्चन है। सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवान पासवान को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मिथिला और गोदाना पेंटिंग विद्या की सिद्धहस्त कलाकार लहेरियागंज मधुबनी के दंपति शांति देवी एवं शिवन पासवान को राष्ट्रपति भवन में ताम्रपत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके कलाकृति को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई देशों में ख्याति मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है।
निम्न में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? राज्यसभा द्वारा किया जाता है यहाँ पे यह संघ सूची और समवर्ती सूची की स्वीकृति देती है। नहीं, ये संघ सूची और यहाँ पे ये स्वीकृति नहीं देगा। यह आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे यह संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है। ये 2 और 4 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर 2 और 4। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान होती है। समान विधेयकों का पुनः स्थापन और उनको पारित करना यहाँ पे संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापन और उनका पारित करना हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति। संवैधानिक इकाइयों जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम लाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ये जो है किट्टक नहीं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ऋग्वेद आर्य में 5 ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु हो जाएगा, यु हो जाएगा, परु, अनु और हो जाएगा यहाँ पे तुवर्सु शामिल थे। किट्टक इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो था सुभद्र था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अब उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। कृष्णदेव राय का शासन काल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे, इसीलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगे सवारोचित, संभव और मनुचरित्र है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएगा अमुक्त माल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो था अमीर खुसरो। ऑप्शन सी आंसर हो अमीर खुसरो। जियाउद्दीन सजादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण 2 देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक
सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, जो 1773 से 1785 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पामस्टन, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन के विस्कॉट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक यहाँ पे तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साहित्यिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मीरातुल अखबार या उद्दी दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया 1823 ईस्वी में। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो हराया था पोलीलूर में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। कर्नाटक पर सितंबर 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नाम स्थान पर हराया। अगला क्वेश्चन, भारत में बनने वाला सर्वप्रथम कथा फिल्म थी, मतलब टॉकी फिल्म, यहाँ पे हो जाएगा आलम आरा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर आलम आरा। 14 मार्च 1931 को शनिवार के दिन मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा हॉल में आदर्श सिर ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई। ये भारत की पहली बोलती फिल्म, मतलब टॉकी थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परावर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार जो है वो हो जाएगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के तहत यहाँ पे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होता है। यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैथ का है। 94, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई मौद्रिक आय के प्रति संतुलित कर देगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो ये किया गया था वर्ष 1948 में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका संबंध है दूध आपूर्ति से। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध दूध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसकी सबसे बड़ी वाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है और उसका कितना किलोमीटर उसका लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। महानदी 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अगला 98, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण हो जाएगा, सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, ये सभी हो जाएगा। और हो जाएगा मेड़बंदी हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्वेटिक। इसका हो जाएगा ए जो है एब्जेक्टिव है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम टू डू द वर्क, चेंज द पैसिव वॉइस। इसको वॉइस में मतलब चेंज करना है, तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी डन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया, तीसरा नंबर सेट खत्म हो गया है। इसका अगर पीडीएफ चाहे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा।